तो फिलहाल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग पढ़ेंगे। लोक प्रशासन आप लोग ने नहीं किया है, ठीक है। तो ये किस पेपर का पार्ट है, लोक प्रशासन? पेपर 3। बाकी लोग आप बताओ। पेपर 5, 6। अब 1 से 6 तक कुछ बोलोगे कहीं तो रुकूंगा मैं, है ना। हाँ, आप सही हो, मैं बाकी लोग को चेक कर रहा था। तो बाकी लोग को याद क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी पहली क्लास इससे पहले क्या अटेंड किया आप लोगों ने? समाजशास्त्र किए है ना। और उस टाइम पे मैंने सिलेबस पे आप लोग को डिफाइन किया था, बताया था प्रॉपर बोर्ड में लिख के। तो पुराने बच्चों को याद क्यों नहीं है? और याद नहीं है तो ये आप लोग के लिए ठीक नहीं है। जो नए हैं उनको याद नहीं समझ में आता है, जो पुराने हैं उनको तो याद होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पर है। उस दिन भी मैंने कहा था कि आपको जाना कहीं और है और बस का पता भी नहीं, आपको किस बस में बैठना है। आप सोचो पहुंचोगे कहाँ। ये तो बेसिक चीज़ है ना, सिलेबस जैसी चीज़। और इसके लिए आप कोचिंग पे टिके मत रहिए, आपका एग्जाम है। कोचिंग वाला तो अपना बोल देगा मैंने बताया है, सब कुछ देकर रखा है। आपको याद नहीं, वो आपका नुकसान ज़्यादा है, ठीक है। तो खासकर जब आपको बता दिया जाए और फिर भी याद नहीं है तो ये आपकी गलती है। तो जो लोक प्रशासन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली ये पेपर 3 आपका, जिसमें 3 विषय हैं। पहला क्या है? हाँ, भारत का इतिहास पहला टॉपिक है आपका। दूसरा आपका राज व्यवस्था, इसी के साथ लोक प्रशासन है, ठीक है, लोक प्रशासन। और तीसरा छत्तीसगढ़ का इतिहास है। तो ये 3 टॉपिक्स हैं। और जो नए बच्चे हैं उनको मैं फिर समझा दूंगा, फिलहाल शॉर्टकट में हम आगे बढ़ रहे हैं। हर पेपर आपको पता है कितने नंबर का होगा? 200 नंबर का। तो मार्क्स डिवाइडेड है, जो भी टॉपिक पेपर 1 में होगा, सॉरी टॉपिक 1 में होगा, टॉपिक 1, टॉपिक 2 और टॉपिक 3, है ना। तो जो भी टॉपिक 1 होगा उसका नंबर कितना होगा? अधिकतम 75, इसका 50 और इसका फिर से 75। इस तरह से मार्क्स डिवाइडेड है। तो यहां पर 2 विषय हैं आपके पास, इसका मतलब ये फिक्स हो गया, मतलब इसको आप बदल नहीं सकते, ये फिक्स है सीजीपीएससी की ओर से दिए गए सिलेबस में, ठीक है ना, कि ये पार्ट 2 का ही हिस्सा है, टॉपिक 2 है ये। और जितने भी टॉपिक 2 हैं उन सब में अधिकतम मार्क्स कितने हैं? 50 मार्क्स हैं। तो 50 नंबर की ही तैयारी करनी है। और इसमें अधिकतम शब्द सीमा कितनी है? 125, ठीक है। कितने नंबर का होगा ये? 10 नंबर का। तो इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। और यहां अधिकतम शब्द सीमा 175, 175। तो ये दोनों इतना इतना तैयार करना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि लोक प्रशासन और राज व्यवस्था, इन दोनों में 125 शब्द से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसी की तैयारी करनी है। तो 100 शब्द वाला भी तैयार करेंगे तो भी आपका 125 कवर हो जाएगा। और बाकी प्रश्न कैसे आएंगे? 30 शब्दों वाले आएंगे, 60 वाले आएंगे, 100 वाले आएंगे और 125 वाले। 4 तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे राजव्यवस्था प्लस लोक प्रशासन से। 30 वर्ड्स कितने नंबर का होगा? 2 नंबर, 60, 2 4 ये 8 और ये 10। इस तरह से मार्क्स आपके डिवाइडेड है। क्लियर है यहां तक? तो कुल मिलाकर ये नॉलेज आप सभी को होना चाहिए। जो नए बच्चे हैं उनको फिर मैं करा दूंगा। फिलहाल लोक प्रशासन के दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर लोक प्रशासन और राज्य व्यवस्था में कितने मार्क्स का डिवीजन है। तो ये लिख कर इन्होंने नहीं दिया, आपको अंदाज से पता लगाना है। लगभग लगभग 30-20 का कॉम्बिनेशन होता है। 30 नंबर का पॉलिटी से क्वेश्चन और 20 मार्क्स लोक प्रशासन से प्रश्न। आगे पीछे कुछ हो सकता क्योंकि इसको ऑफिशियली इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। यहां तक ठीक है? तो ये जो विषय है, ये विषय यूपीएससी के ऑप्शनल में चलता है, ठीक है। इसी तरह से पेपर 6 में 2 और विषय हैं,
एक है दर्शन शास्त्र जिसकी क्लास चल रही है, और एक समाजशास्त्र, ये और लोक प्रशासन। ये 3 ऐसे विषय हैं जो यूपीएससी के ऑप्शनल से लिए गए हैं। और यूपीएससी के ऑप्शनल में यदि लोक प्रशासन की बात करें तो लोक प्रशासन वहां जितना भी है उसका मात्र 5 से 7% ही आपको पढ़ना है। यूपीएससी इतना है और आपको इतना पढ़ना है। सीजीपीएससी में जो सिलेबस दिया गया है इससे ज्यादा नहीं, 5 to 7%, तो इसका मतलब बहुत कम है। अब रह गया बुक, तो बुक आपको कोई परचेस नहीं करना, बाजार में उपलब्ध है, लेकिन वो किसके लिए उपलब्ध है? लोक प्रशासन के लिए उपलब्ध है। यूपीएससी में ऑप्शनल के लिए मोटी मोटी किताब है, और आपका सिलेबस जब 5 to 7% ही है तो इसके लिए कोई किताब छापता है तो कोचिंग वाले के नोट्स ही हैं और कुछ नहीं। इसलिए बाजार में किताब इसके बारे में ढूंढने की कोशिश नहीं करनी। फिर से कह रहा हूं, किताबें हैं, आप पढ़ना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन आपको छांटना पड़ेगा कि सीजीपीएससी के सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है। तो वो मेहनत कोचिंग वाले ऑलरेडी करके रखें, आपको अनावश्यक मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक ठीक है? प्लस आप YouTube में सर्च करेंगे लोक प्रशासन के लेक्चर तो मिल जाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा वो सब यूपीएससी के लिए बनाए गए वीडियोस हैं। सीजीपीएससी से रिलेटेड वीडियोस बहुत कम लोग आपको बनाकर देते हैं, ठीक है? और इस विषय को वही आदमी पढ़ा रहा है जिसका ऑप्शनल था। जैसे सर आपको दर्शन पढ़ा रहे हैं, वो दिल्ली से ही आते हैं पढ़ाने के लिए और बहुत अच्छे टीचर हैं, तो वो इसलिए पढ़ा रहे हैं। मेरे पास पब्लिक एड और सोशियो दोनों मेरे ऑप्शनल थे, इसलिए मैं दोनों आपको पढ़ाता हूं। आ रहा समझ में? तो इसीलिए मतलब वो पाथ की फिलॉसफी शुरू से रही है, खासकर ऑप्शनल जैसे सब्जेक्ट्स के लिए। ये पहले भी था, पता है आपको? 2018 तक आपका सिलेबस कैसा था? सॉरी, नहीं, 2008 और 11 में आपके ऑप्शनल में ऑब्जेक्टिव टाइप होता था। मेंस में ऑप्शनल था लेकिन वो पूरा पेपर ही ऑब्जेक्टिव था। 8 और 11 में 2 बार पेपर हुआ है, 9, 10 नहीं हुआ है पेपर। इसके सीधे 12 में नया सिलेबस आया जिसमें इन्होंने लोक प्रशासन डाल दिया, दर्शन डाल दिया, समाजशास्त्र डाल दिया। और 18 में फिर से सिलेबस चेंज हुआ और तब इन्होंने दर्शन का एरिया बढ़ा दिया और लोक प्रशासन और समाजशास्त्र का एरिया कम कर दिया। कंपेरेटिवली दर्शन बढ़ा दिया, तो दर्शन बड़ा सिलेबस है। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसमें, ठीक है? पढ़ते हैं यहाँ से आगे। तो बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये एक ऐसा विषय है जो सीधे सीधे आपको प्रशासन में काम आने वाला विषय है। जब आप प्रशासन में जाओगे तो वहाँ ये विषय आपको सीधे सीधे काम आने वाला है। क्लियर है? तो सबसे पहले इसका सिलेबस हम लोग देखेंगे, और सिलेबस के लिए आपको पाथ हाइस एकेडमी की वेबसाइट पहले भी मैंने सलाह दी है कि जहाँ पर पूरा सिलेबस लिखा हुआ है, मतलब उसका PDF है, तो बाकी लोग भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप देखेंगे, इसमें स्टडी मटेरियल में जाना है ऊपर वाले बटन में, और स्टडी मटेरियल सिलेबस तो हमें सीजीपीएससी का चाहिए, और सीजीपीएससी के सिलेबस में मेंस में जाएंगे तो ये आपको दिखता है, ठीक है? ये सिलेबस दिख रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। तो इसको कॉपी डाउनलोड कर लेंगे, और फिलहाल आप अपनी कॉपी में अभी लिखिए, मेरे साथ मैं लिखवा रहा हूँ। यहाँ तो लिखा है लेकिन आपकी कॉपी में होना जरूरी है। लिखिए, यहाँ से है आपका, एग्जैक्टली यहाँ से, ठीक है? लिखिए, उदारीकरण के अधीन, उदारीकरण के अधीन लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। ऑनलाइन वाले बच्चे भी लिखते चलें सभी लोग। उदारीकरण के अधीन लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। फिर लाइन चेंज करके लिखेंगे, नवीन लोक प्रशासन। ये अलग टॉपिक है। फिर अलग टॉपिक लिखिए, अलग बुलेट कर करके लिखते चलिए, विकास प्रशासन व तुलनात्मक लोक प्रशासन।
विकास प्रशासन व तुलनात्मक लोक प्रशासन। फिर नया टॉपिक, लोक प्रशासन में नए आयाम। लोक प्रशासन में नए आयाम। फिर नया टॉपिक, राज्य बनाम बाजार। राज्य बनाम वर्सेस बोलते हैं ना, राज्य बनाम बाजार। फिर लिखिए विधि का शासन। ये राज्य व्यवस्था वाला ही टॉपिक है, कुछ टॉपिक्स आपको कॉमन मिलेंगे। विधि का शासन। फिर अगला लिखिए संगठन और डैश लगाइए, संगठन लिखकर डैश। सिद्धांत, उपागम और संरचना। संगठन लिखिए डैश लगाइए, सिद्धांत, उपागम, संरचना। फिर नेक्स्ट नया टॉपिक लिखिए प्रबंध, और प्रबंध डैश करके लिखिए नेतृत्व, नीति निर्धारण और निर्णय निर्माण। निर्णय निर्माण। फिर अगला नया बिंदु प्रशासनिक प्रबंध के उपकरण। प्रशासनिक प्रबंध के उपकरण और डैश करके लिखिए समन्वय, प्रत्यायोजन, संचार, पर्यवेक्षण और अभिप्रेरणा। और अभिप्रेरणा। फिर लिखिए प्रशासनिक सुधार। हाँ ये बिल्कुल नया टॉपिक, प्रशासनिक सुधार। फिर नया लिखिए सुशासन। फिर नया लिखिए ई गवर्नेंस और नया नौकरशाही। ये सब अलग अलग टॉपिक्स हैं। सुशासन, ई गवर्नेंस और नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी अंग्रेजी में। इसका अलग टॉपिक जिला प्रशासन। फिर अगला भारत में प्रशासन पर नियंत्रण। भारत में प्रशासन पर नियंत्रण और डैश करके लिखिएगा संसदीय, वित्तीय, न्यायिक एवं कार्यपालिका नियंत्रण। संसदीय, वित्तीय, न्यायिक एवं कार्यपालिका नियंत्रण। किसके ऊपर नियंत्रण करना है? प्रशासन के ऊपर। फिर अगला बिंदु लोकपाल एवं लोक आयुक्त। लोकपाल एवं लोक आयुक्त, ये भी पॉलिटी वाला ही टॉपिक है। फिर अगला टॉपिक सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार। फिर अगला लिखिए पंचायत एवं नगर पालिकाएं। पंचायत एवं नगर पालिकाएं। फिर अगला लिखिए संसदीय अध्यक्षात्मक। संसदीय अध्यक्षात्मक। संसदीय अध्यक्षात्मक प्रणाली ऐसा लिखिए, है ना, अध्यक्षात्मक प्रणाली, ये भी पॉलिटी का टॉपिक है। फिर अगला लिखिए नया एकात्मक एवं संघात्मक शासन। एकात्मक एवं संघात्मक शासन।
इसके बाद शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत, शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, लास्ट टॉपिक, शक्ति के पृथकीकरण का सिद्धांत और छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, ठीक है। तो इतना है, दिखने में तो छोटा है, पढ़ते वक्त थोड़ा सा लगेगा आपको कि हाँ बहुत सारा पढ़ना है, क्योंकि कुछ कुछ जगह इन्होंने शब्दों को गायब कर दिया है, तो आगे पीछे का पढ़ाना पड़ेगा तब वो आपको समझ में आएगा। जैसे यहां पर लिखा है नवीन लोक प्रशासन, तो नवीन है इसका मतलब पुराना भी रहा होगा, तो पुराना भी पढ़ना पड़ेगा कि पुराना क्या था, तब तो नवीन समझ में आएगा। तो इसलिए वो लिखा तो नहीं है लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आया सर अचानक ये कहां से आ गया, ठीक है। और ये 1960 के दशक में आता, तो ऐसे कुछ चीजें। अच्छा, फिर कुछ जगह आप देखोगे कि उदारीकरण, अब उदारीकरण को आप अर्थव्यवस्था में भी पढ़ते हो, पढ़ते हैं ना, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सारे शब्द वहां पर पढ़े जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट लोक प्रशासन ऐसा है कि आपको ना सिर्फ पॉलिटी से जोड़ेगा बल्कि अर्थव्यवस्था से भी जोड़ेगा और प्रबंधन भी पढ़ना। तो इस विषय को यदि आप देखें, ये विषय आपको 2-3 रूपों में दिखाई देता है। जैसे आपको ये सब्जेक्ट राजनीतिक विज्ञान से कुछ चीजें मिलेंगी आपको, और दूसरा प्रबंधन से निकल कर आएंगी, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका ये नया विषय जन्म लेता है और वो है लोक प्रशासन, ठीक है ना। जैसे आपने लिखा नेतृत्व, समन्वय, अभिप्रेरणा, निर्णय निर्माण, ये सब कहां पढ़ा जाता है, प्रबंधन में। ये प्रबंधन कौन सा वाला प्रबंधन है, एमबीए, एमबीए जो करते हैं ना, एमबीए का फुल फॉर्म क्या है, बोलो बोलो, अरे नहीं पता, एमबीए का फुल फॉर्म ऑनलाइन वाले लिखें, आपका चैट मुझे दिख नहीं रहा है। अरे ऐसे मत करो, बताओ बताओ, एम जिसमें भी लिखा रहता है वो क्या होता है, मास्टर, तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एमबीए ऑफ लगता है। तो आप देखोगे कि प्रबंधन जो एमबीए में पढ़ा जाता है उसका कुछ पोर्शन यहां मिलेगा, कुछ आपको यहां पढ़ाया गया उसका पोर्शन यहां मिलेगा, ठीक है। तो इस विषय की पृष्ठभूमि भी आपको समझना है कि इस विषय का विकास कैसे हुआ, तब इस विषय को समझा जा सकता है कि आखिर ये विषय है क्या। जैसे कोई भी नया विषय जब बनता है, जैसे हम मान लें कि छत्तीसगढ़ी भाषा, ये भाषा का दर्जा है या नहीं, इसको नहीं है, हमारे राज्य में भी नहीं है बोली है या भाषा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट क्या बोलती है, उसको भाषा बोलती है और आप लोग बोली बोल रहे हो, भाषा है ये, राजकीय भाषा है ना, मतलब हमारे यहाँ स्टेट में ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये कामकाज की भाषा है ये बात अलग है कि हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, बोलने में बस इस्तेमाल करते हैं, बोलने में हम इस्तेमाल करते हैं, काम करने में इस्तेमाल नहीं करते, काम करने में हिंदी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और बाई रूल किसी भी राज्य की एक से ज्यादा भाषाएं हो सकती हैं कामकाज की, ठीक है ना। तो एनीवेज, तो जैसे आप लोगों ने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा अभी नहीं है, बनने की ओर अग्रसर है, मतलब जो संविधान में अनुसूची 8 है उसमें इसको शामिल नहीं किया गया है, उसमें कर लेंगे तो एक अलग दर्जा प्राप्त हो जाएगा। तो इस विषय का जन्म हुआ होगा, कहीं से तो हुआ होगा, ठीक है ना। अब जब जन्म हो ही गया तो इसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे होंगे, जैसे इसके लिए सेमिनार रखा जा रहा होगा,
इसमें अलग अलग विषयों को बुलाया जा रहा होगा, विषय विशेषज्ञों को बुलाया जा रहा होगा। तो विषय विशेषज्ञ बुलाने होंगे तो किसको बुलाएंगे हम, किस विषय के लोगों को पहले बुलाएंगे? छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास के लिए यदि मीटिंग रखी जाएगी तो उसमें सबसे पहला कौन आदमी बैठा होगा? नहीं, भाषा भाषा बताओ, किस सब्जेक्ट का आदमी बैठा हुआ होगा? वो तो बना नहीं अभी। पहले से कौन से सब्जेक्ट मौजूद हैं? हिंदी। हिंदी वाला पहले बैठा मिलेगा ना, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। संस्कृत वाला बैठा होगा, अंग्रेजी वाला बैठा होगा। और किसी भाषा को बनाने के लिए उसका क्या होना चाहिए? मानक शब्द होने चाहिए और व्याकरण होनी चाहिए। तो व्याकरण वहीं से तो लाओगे। जैसे बहुवचन एक वचन पढ़ते हो हिंदी में और छत्तीसगढ़ी में भी पढ़ते हैं, तो बहुवचन जैसे भैंसा मन, मन लगा दिया तो बहुवचन हो गया। लइका मन तो बहुवचन हो गया। ठीक, तो आप देखोगे कि हिंदी उसके लिए एक मदर सब्जेक्ट है, मां के समान है छत्तीसगढ़ी के लिए। क्यों? क्योंकि वहां से कुछ कुछ उधार लेकर आओगे आप। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से लोक प्रशासन अकेले जन्म नहीं लिया। लोक प्रशासन ऐसे हवा में जन्म नहीं लेता, उसके विकास की पृष्ठभूमि में राजनीतिक विज्ञान की पृष्ठभूमि दिखाई देती है। वो विषय अकेले जन्म नहीं लेता। क्लियर है? अब इसको ऐसे समझा जाए कि कोई भी विषय जब बनाना होता है उसके लिए आधिकारिक प्रयास किया जाता है। उसका सिलेबस डिफाइन करना होता है, उसमें पढ़ेंगे क्या ये डिफाइन करना पड़ता है, उसकी किताबें कहाँ से आएंगी, उसका कंटेंट कहाँ से आएगा, ये सब कुछ डिफाइन करना पड़ता है, तब जाके कोई विषय जन्म लेता है। तो ठीक इसी रूप में लोक प्रशासन की पृष्ठभूमि को जब आप देखोगे तो लोक प्रशासन ये आज का सब्जेक्ट नहीं है, हालांकि बहुत पुराना भी नहीं है, बट इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक विषय के रूप में और दूसरा प्रयोग के रूप में। प्रयोग मतलब फील्ड में कब से इस्तेमाल हो रहा है। तो प्रयोग रूप में बहुत पुराना सब्जेक्ट है, काफी ओल्ड है, और विषय के रूप में ये बिल्कुल नया है। तो आप बोलेंगे सर इसका मतलब ये पहले से मौजूद है। यस, पहले से मौजूद है। अभी कैसे मौजूद है उसको देखिए। जैसे आप देखेंगे कि मान लो जंगलों में जब मनुष्य था तो इसका एक समूह रूप दिखाई देता है। धीरे से हम समूह में बदल गए। पहले व्यक्ति अलग अलग घूमता था, फिर धीरे से समूह में रहने लगा। समूह में जब रहने लगा तो उसका एक समूह से दूसरे समूह के बीच झगड़ा होता है। इस झगड़े में कोई व्यक्ति इनका सरदार बन जाता है। ठीक है ना? अब ये जो सरदार बनता है इसको भी नहीं पता था कि मैं किसी तरह से यहाँ की राजनीतिक गतिविधि में शामिल हो चुका हूं, लेकिन वो सरदार बना तो अब क्या किया उसने? इनको नियंत्रित किया, इनको अपने कंट्रोल में लिया। दोनों ग्रुप इसके अंडर में आ गए और इनमें से सब लोगों की अलग अलग उसने ड्यूटी लगा दी। किसी को बोला आप भोजन का इंतजाम करो, किसी को बोला पानी का इंतजाम करो, किसी को बोला अग्नि चाहिए, किसी को बोला सुरक्षा चाहिए। इस तरह से उसने सबको अलग अलग जिम्मेदारी दे दी। तो जाने अनजाने उसने क्या किया? जाने अनजाने उसने एक तरह से प्रशासन को जन्म दे दिया। ये उस जमाने का प्रशासन है। क्लियर है? और ये उस जमाने का राजनीतिक व्यक्ति हो गया। ये जाने अनजाने में ही पैदा हो गए और धीरे धीरे यही व्यक्ति अब क्या होगा? इसका बेटा कबीले का सरदार बनेगा, बेटे का बेटा कबीले का सरदार बनेगा, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये मामला चल पड़ा। और जो लोग प्रशासन में थे वो प्रशासन में अगेन जो व्यक्ति भोजन का इंतजाम करता है, इसका बेटा अगली पीढ़ी में भोजन का इंतजाम करेगा। ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी हैंडओवर होने लगा। ठीक है? तो कहीं पर आपको ये नहीं मिलेगा कि नहीं इसने भोजन बनाने का कोर्स किया फिर इसको लिया गया, ऐसा नहीं मिलेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि कहीं पर योग्यता के आधार पर आपका चयन नहीं हो रहा है। आपका चयन इसलिए हो रहा है क्योंकि आप पहले से उस काम को करते आ रहे हैं या आपके पिताजी करते आ रहे हैं। यही जाति व्यवस्था का भी आधार है हमारे देश में, आप देखोगे तो, राइट? तो इस आधार पर आपको यह दिखाई दे रहा है कि राजनीतिक प्रणाली और प्रशासनिक प्रणाली का जन्म बहुत पहले से हो चुका है, लेकिन विषय के रूप में नहीं है। विषय के रूप में नहीं है ये। अब यहां से आप देखते हैं कि जब इन
इस प्रशासन को, इस राज्य को बढ़ते हुए आप देखोगे तो कैसे दिखाई देगा, ये इस रूप में दिखेगा। पहले छोटे से समूह में थे ये लोग, फिर एक गांव बना होगा, फिर एक नगर बना होगा, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते देश, और फाइनली एक साम्राज्य के रूप में, एक बड़े कंट्री के रूप में विकसित हो गया। ये ऐसे ही हुआ होगा पूरी दुनिया में, और इसमें कई 100 साल लगे होंगे, हजारों साल लग गए इसको डेवलप होने में। तो आप देखेंगे कि जो व्यक्ति यहाँ कबीले का सरदार था, बाद में अब उसी को आप यहाँ पर क्या कह रहे हो, या तो प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति के रूप में आप जान रहे हैं। ऐसा ही है, ये वही व्यक्ति है ना जो वहां से यहां तक पहुंच गया। क्लियर है? अब इस प्रक्रिया में एक अच्छी चीज ये होती है, इस प्रक्रिया में आप देखेंगे राजनीतिक प्रणाली का विकास हो गया। राजनीतिक प्रणाली का विकास क्यों हुआ? क्योंकि शुरू से लेकर हमने दो ही चीजों पर बल दिया, और वो दो चीज क्या थे? एक था साम्राज्य और दूसरा था राजा। इन दो चीजों पर सबसे ज्यादा बल दिया गया। जैसे इस राज्य में कोई भी इतिहासकार आया, ठीक है, तो वो क्या करता है, इस राज्य में उसको दो ही चीज दिखाई देती है कि राज्य कैसा है और यहाँ का राजा कैसा है, और इन दोनों चीजों को अपनी किताब में लिखता है। और ऐसे आप देखोगे पूरी दुनिया में इसी तरह से सब लोगों ने दो ही चीजों को ऑब्जर्व किया, राजा और उसका साम्राज्य। कभी किसी ने यह देखने का प्रयास नहीं किया कि ये राजा इतना सक्सेसफुल क्यों है। तो कभी भी लोगों ने प्रशासन की ओर ध्यान नहीं दिया, इनकी ओर ध्यान ही नहीं गया इनका। तो ज्यादा किसके ऊपर लिखा गया? राजा और राज्य के ऊपर लिखा गया। ठीक है ना? और साथ ही साथ इनके द्वारा किया गया जो भी बेस्ट काम था उसकी एक सूची बना दी गई, और उसी बेस्ट काम को आने वाले दिनों में क्या घोषित कर दिया गया? इनको मान लिया गया कि यही सिद्धांत है। उनके कामों को ही सिद्धांत बना दिया। आप पूछेंगे सर ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि कोई भी राजा कुछ बेहतर कर रहा था। जैसे टीपू सुल्तान, पढ़ा हुआ है कभी, सुना है नाम, है ना? टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी सेना को ट्रेनिंग दिलवाने के लिए बाहर से ट्रेनर बुलाते थे। तो इसका मतलब वो आदमी बड़ा विदेशी टाइप का रहा होगा, है ना? मतलब ग्लोबल सोचना उस जमाने में मायने रखता है। तो किसी ने सोचा, अब उसने, मान लो उसके इस गुण को देखकर कोई इतिहासकार लिख जाए कि आपको अपनी सेना को या अपने लोगों को प्रशिक्षण दिलाने के लिए आपको वो दुनिया से बेस्ट लोगों को बुलाना चाहिए, मान लो एक सिद्धांत लिख दिया, ठीक है? तो ऐसा लिख कर चले गए। अब उसको अगला राजा कोई बना होगा, उसने फॉलो किया, अरे टीपू सुल्तान ने बुलाया था, हम भी बुलाएंगे। कहां से बुलाया था? फ्रांस से बुलाया था, हम भी फ्रांस से बुलाएंगे। तो आपके पास एक मॉडल तो तैयार हो गया। ठीक है? इसी तरह से आप देखोगे कि सिद्धांतों का जन्म होता है, और इन्हीं सिद्धांतों का संकलन आगे जाके किस विषय में काम आता है? ये संकलन से क्या बन गया? राजनीतिक विज्ञान नाम का विषय जन्म ले लेता है। और नाम क्या दिया? राजनीतिक विज्ञान। राज्य की नीति बराबर राजनीति। और विज्ञान का अर्थ क्या हुआ? विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। और जब हम किसी चीज का विज्ञान कहते हैं, इसका मतलब उस विज्ञान में सार्वभौमिकता होती है, उन सिद्धांतों में सार्वभौमिकता होती है। सार्वभौमिक रूप से वो बराबर रूप से पूरे विश्व में लागू होते हैं, और न सिर्फ लागू होते हैं बल्कि उनके परिणाम भी एक जैसे आते हैं। तभी तो आप विज्ञान कहते हो। भाई विज्ञान की खास बात क्या होती? जैसे हम बोलते हैं इसका साइंस तलाश करो, तो इसका साइंस तलाश करने का मतलब ये हर बार किसी फॉर्मूला पर बेस्ड काम करता होगा। जैसे ये रिमोट है, इस रिमोट का साइंस क्या होगा? कोई तो साइंस होगा ना इसका। फैन का साइंस क्या है? कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी चीज को घूमने के लिए छोड़ दो, वो घूमेगा, यही है उसका साइंस। क्लियर है? और उस साइंस को फॉलो करते हुए आप कोई भी चीज बनाओ, वो हर वो चीज घूमेगी, और उसमें करंट, और आपको करंट का फ्लो कराना पड़ेगा, तो हर वो चीज रोटेट करेगी, घूमेगी, यही उसका साइंस है। और उसे फिर दुनिया के किसी भी कोने में ले जाओ, विज्ञान बदलता नहीं है, नया कुछ ऐड हो जाता है। जैसे स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड में क्या होगा? पावर प्लग लगाओगे, स्विच ऑन करोगे, करंट का प्रवाह होगा,
करंट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में काम करता है, उसी तरह से सिद्धांत पे काम करता है, सर्किट के बेस पर। तो ठीक इसी तरह से आप समझिए कि जब हम राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांतों की बात करते हैं, इसका मतलब उनमें सार्वभौमिकता रही और एक विषय के रूप में बहुत पहले विकसित हो गया, लेकिन कभी भी प्रशासन विकसित हो नहीं पाया क्योंकि इसके बारे में कभी बातचीत नहीं हुई। हमेशा हमने राजा को देखा, राजा के नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उन पर हमारा कभी भी ध्यान नहीं गया। इज इट क्लियर? आप बहुत कम ऐसे राजा हैं जिनके प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं। आप चूंकि विषय पढ़ रहे हैं इसलिए आपको उनका प्रशासन पढ़ना पड़ता है। जैसे आप पढ़ते हैं मुगलों का प्रशासन, पढ़ते हैं ना, तुर्कों का प्रशासन, तथ्य पढ़ना पड़ता है। और वहां आपने क्या पाया कि बाजार के लिए एक अलग इंचार्ज, घोड़ों को देखने के लिए अलग इंचार्ज, नाप तौल वाला विभाग अलग है, टैक्स वसूलने वाला विभाग अलग है, जमीन वाला विभाग अलग है। लेकिन ऐसा धीरे धीरे करके हुआ, एकदम से नहीं हुआ। और अकबर के काल में आपको 9 जेम्स, नवरत्न दिखाई देते हैं। ये लोग पढ़ा होगा? नहीं पढ़े हैं तो पढ़ेंगे आप लोग। नवरत्न, अब ये नवरत्न क्या थे? अपने अपने सब्जेक्ट के विशेषज्ञ थे और इनकी भर्ती हुई थी। उस जमाने में क्या भर्ती व्यवस्था थी? नहीं थी। मैं कहीं गया राजा के तौर पर, मुझे आदमी ठीक लगा, चल भाई मेरे यहां काम करना। मैंने कोई युद्ध जीत लिया, वहां पर जो हारे हुए लोग थे उसमें कोई बढ़िया आदमी था, चलो तुम मेरे साथ काम करना। ऐसे करके टीम इकट्ठी की जाती थी उस जमाने में। वैकेंसी थोड़ी निकलती थी, ठीक है ना, कि कोई एग्जाम देना है, डिग्री चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो साफ जाहिर है कि प्रशासन में जिन लोगों को लाया गया था वो अपनी योग्यता के आधार पर नहीं थे। योग्यता रही होगी, उसके बावजूद भी ज्यादातर मुझे पसंद थे इसलिए मैंने अपॉइंट किया। मेरी पसंद से वो लोग नियुक्ति प्राप्त करते हैं। तो इसका असर प्रायोगिक तौर पर हमको दिखाई भी देता है। अब राजनीतिक विज्ञान न सिर्फ एक विषय के रूप में स्थापित हो गया बल्कि फील्ड में भी एस्टेब्लिश था। फील्ड में तो पहले से था, फील्ड में होने का मतलब समझ में आ रहा है? अभी यहां पर लिखा ना, प्रयोग के लिए वो पहले से उपलब्ध है, लेकिन विषय के रूप में लोक प्रशासन नया है। लेकिन राजनीतिक विज्ञान देखोगे तो दोनों में वो पुराना है, प्रयोग में भी और विषय के रूप में भी पहले से उपलब्ध है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब होता यह है कि यह व्यवस्था पूरी दुनिया में ऐसा चला आ रहा है, यह भी आपको दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट भारत में भी हमने प्रशासन को नहीं पहचाना, एक विषय के रूप में नहीं पहचाना, प्रयोग के रूप में था। आप देखोगे कि जब इस विषय का जन्म हुआ 1887, इस विषय का जन्म होता है, कैसे होता बताऊंगा। तो इस विषय के जन्म के समय क्या ऐसा नहीं बोला जा सकता कि पूरी दुनिया में लोक प्रशासन था ही नहीं? गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि पूरी दुनिया में लोक प्रशासन था, लेकिन विषय के रूप में नहीं था। अब विषय के रूप में इसकी जरूरत कहां पड़ती है, इसको समझिएगा। देखिए, पूरी दुनिया में लोक प्रशासन काम कर रहा था। जैसे जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए तो वो लोग क्या बोलते हैं आकर? सिविल सर्वेंट्स। उस वक्त सर्वेंट शब्द का इस्तेमाल उन्होंने करना शुरू कर दिया था। कब? 1772 में सर्वेंट शब्द का इस्तेमाल किया है उन लोगों ने। वो शब्द आज भी चला आ रहा है। अब बोलते हैं ना सिविल सर्वेंट बनना है मुझे, बोलते हैं लोक सेवक, लोक सेवा, लोक सेवक, ये क्या है? शब्द वहीं से चला आ रहा है। तो साफ जाहिर है हमारे देश में लोक प्रशासन एक उपस्थिति उसकी दिखाई पड़ती है, लेकिन विषय के रूप में नहीं है। तो अमेरिका में भी लोक प्रशासन की उपस्थिति है, वो काम तो कर रहा था। क्यों? मैं राष्ट्रपति बना, मैं अपने लोगों को लेकर आ गया, मेरे चाचा, मेरी बुआ, सब मेरे भाई बहन जॉब में लग गए। आप राष्ट्रपति बने तो आपने अपने लोगों को अपॉइंट कर दिया, कोई और बना तो उसने अपने लोगों को अपॉइंट कर दिया। हमने भर्ती व्यवस्था खत्म कर दी। हमने क्या किया? भाई भतीजावाद शुरू कर दिया। इसी को बोलते हैं ना भाई भतीजावाद, इसी को तो कहते हैं। तो मैं आया तो मैंने अपने लोगों को अपॉइंट किया, आप आए तो आपने अपने लोगों को। इससे क्या हुआ? प्रशासन हमारा ध्वस्त होने लगा। क्यों ध्वस्त हुआ? कि यहां तो आप टैलेंट मान रहे हो कि टैलेंट चाहिए, राजा का बेटा राजा होगा, और वो सीख कर भी आ रहा है क्योंकि सिद्धांत है उसके पास सीखने के लिए। प्रशिक्षण भी दिया जाता था। आपको याद है पुराने जमाने में राजा के बेटे को प्रशिक्षण मिलता था। कौन देता था प्रशिक्षण? यस, गुरुकुल जाता था लड़का, गुरुकुल में जाता था, वहां युद्ध कला,
वहां पर भोजन बनाने की कला, कपड़ा धोने की कला, सब कुछ सीखता था वो, और सब कुछ सीख कर फिर राजगद्दी संभालता था। और ऐसी जगह जहां बिना सीखे हुए किसी ने राजगद्दी संभाली तो मामला ध्वस्त हो गया, बिना प्रशिक्षण के ध्वस्त हो गया। ठीक है ना भाई? अनिल अंबानी के बच्चे अभी बिजनेस संभाल रहे हैं या नहीं? मुकेश अंबानी के बच्चे संभाल रहे हैं रिलायंस? तो लोग बिना पढ़े लिखे संभाल रहे हैं या पढ़ लिख के संभाल रहे हैं? बाहर गए, जॉब भी किया है, पता है आप लोग को? उन बच्चों ने जॉब भी की है दूसरे कंपनी के अधीन में, ताकि काम सीखें, काम होता कैसे। खुद के पिताजी के अधीन नहीं, क्योंकि वहां सीख नहीं पाएंगे, पिताजी डांटेंगे नहीं, चलो अपना ही बच्चा है, दूसरा आदमी तो डांटेगा ना, आप उसके एम्प्लॉय हो। उन्होंने जॉब की है और फिर उनको उतारा गया है आज रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। हाँ ठीक है, सब कुछ पका पकाया मिलता है, वो एक अलग मुद्दा है। तो ठीक ऐसे ही राजाओं को, राजाओं के बेटों को क्या है, राजगद्दी गिफ्ट में दे दी जाती कि चलो अब तुम बनो राजा। लेकिन प्रशासन में जनरली ऐसा नहीं होता। तो आप देखोगे कि अमेरिका में इसी पद्धति को क्या कहा गया, उसको अंग्रेजी में नाम दिया गया था स्पॉइल सिस्टम, या हिंदी में नाम है लूट की पद्धति। क्या कहा गया? लूट की पद्धति। लूट की पद्धति, इसका अर्थ क्या हुआ? मैं राजा बना तो मैंने अपने लोगों को नियुक्ति प्रदान कर दी, आप राष्ट्रपति बने तो आपने अपने लोगों को नियुक्ति प्रदान कर दी। इसको लूट पद्धति, लूट की पद्धति कहा गया। क्लियर है? जिसमें भर्ती के नियमों को हम ताक पर रख के भर्ती करते थे। इस घटना से क्षुब्ध होकर, इस घटना से परेशान होकर एक बेरोजगार युवक राष्ट्रपति गारफील्ड को मार देता है। मार दिया उसने। पहले तो सुरक्षा व्यवस्था इतनी थी नहीं, अब अमेरिका में देखते हो 3-4 राष्ट्रपति मर चुके है ना, शूट कर दिया किसी। तो किसी ने गोली से मार दिया। जब उसके बाद, मरने के बाद, राष्ट्रपति के मरने के बाद जब पता किया गया कि मामला क्या था, तो पता चला कि युवाओं में क्या है, युवाओं में बेरोजगारी है। और ये बेरोजगारी क्यों पैदा हो रही थी? क्योंकि उनको लूट पद्धति पसंद नहीं थी। इसके कारण हो क्या रहा था कि जो नवयुवक थे, जो एलिजिबल नवयुवक थे, उनको रोजगार प्राप्त नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से परेशान थे। तो एक ने उठा के शूट ही कर दिया, कहा ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, है ना, राष्ट्रपति को ही निपटा दिया उसने। अब इसके बाद उस देश में हड़कंप मचना लाजमी था। हड़कंप मचा कि कहा ऐसे कैसे हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ न सिर्फ ये चल रहा था, बल्कि वहां पर अव्यवस्था भी फैली हुई थी समाज में। अव्यवस्था भी समाज में फैली हुई थी। कहां पर? अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है? तब इन सारी चीजों को देखते हुए वहां के एक लेखक, चिंतक और बाद में वहां के राष्ट्रपति बनते हैं, और वो थे 1887 में वुड्रो विल्सन, हिंदी में विल्सन। अमेरिकी विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर थे और आपने एक पेपर प्रस्तुत किया। पेपर समझते हैं? रिसर्च स्कॉलर जनरली पेपर प्रेजेंट करते हैं, कुछ नया लिख के, कुछ नई थ्योरी लिखकर। तो इन्होंने कहा, इनके पेपर का टाइटल था प्रशासन का विज्ञान। प्रशासन का विज्ञान नामक पेपर प्रस्तुत किया, और यहीं से लोक प्रशासन विषय का जन्म होता है। यहीं से लोक प्रशासन विषय का जन्म होता है, और इसीलिए इनको हमने क्या कहा? इनको लोक प्रशासन का पिता कहा। लोक प्रशासन का पिता कहा वुड्रो विल्सन को। लिखते चलिए आप लोग। सॉरी, 87 है, अच्छा कि याद दिलाए। एटीन 87 कर लीजिएगा। ठीक है? अब होता क्या है, वुड्रो विल्सन भी परेशान थे कि अमेरिका में इतनी अव्यवस्था क्यों है।
तब जब कारण पता किया तो कारण उन्होंने इस रूप में ढूंढा कि हमारा जो प्रशासन है वो विकसित नहीं है, हमारा जो प्रशासन है वो प्रशिक्षित नहीं है, हमारा जो प्रशासन है उसका कोई विज्ञान नहीं है, वो तो ढर्रे पर चल रहा है। मैं राष्ट्रपति बना, मैंने ले आया, आप बने, आप लेकर आ गए, कोई और बना, वो लेकर आ गया, बिना प्रशिक्षण के काम चल रहा है यहां पर। तो ठीक है ना, योग्यता प्रणाली है ही नहीं, मेरिट सिस्टम है ही नहीं, लूट की पद्धति है। तो लूट की पद्धति को ठीक करने के लिए अमेरिका में एक कानून लाया गया और उस कानून का नाम दिया गया 1883 में, उसको कहा गया पेंडल्टन अधिनियम कहा गया। व्यक्ति के नाम पे अधिनियम बनता है, पेंडल्टन अधिनियम। और ये क्या था, इससे योग्यता प्रणाली को लागू किया, योग्यता प्रणाली को लागू किया, पेंडल्टन एक्ट। पेंडल्टन एक्ट कहा गया। ऑनलाइन में कोई दिक्कत हो तो लिखेंगे आप लोग। पेंडल्टन अधिनियम योग्यता प्रणाली को लाया गया और इसके बाद वुड्रो विल्सन ने फिर प्रयास किया कि एक विषय के रूप में लोक प्रशासन को जन्म दिया जाए। और क्या कहा उन्होंने, प्रशासन का सिद्धांत नामक पेपर प्रस्तुत किया, जहां पर उन्होंने एक अलग विषय की स्थापना की मांग की और कहा लोक प्रशासन एक अलग विषय के रूप में जन्म लेना चाहिए। तो अलग विषय होगा, तो ये विषय किससे अलग होगा? अभी तक कहां जुड़ा हुआ था ये विषय? राजनीतिक विज्ञान में जुड़ा हुआ था। जुड़ा हुआ मतलब था कुछ नहीं, लेकिन प्रायोगिक तौर पर जो राजनेता थे वही लोग प्रशासन को नियुक्ति करते थे और उन्हीं से काम चल रहा था, कोई अलग विषय था नहीं। राजनेताओं के पास पढ़ने के लिए एक बढ़िया विषय था राजनीतिक विज्ञान, लेकिन प्रशासन के पास प्रशासनिक मुद्दों को पढ़ने के लिए कोई विषय था ही नहीं। इसलिए भी ये कमी थी, क्योंकि किसी विषय को पढ़ते हो तो आप ज्यादा विकसित होते हो। जैसे डॉक्टर बनने के लिए आप क्या करते हो, एमबीबीएस। इंजीनियरिंग करने के लिए पूरा इंजीनियरिंग करते हो। अकाउंट्स वाला सीए बनता है, सीए वाली किताबें पढ़ता है, मतलब अपने अपने फील्ड का सब पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन लोक प्रशासन में आज भी विडंबना है कि हमारे देश में आपको भी लोक प्रशासक बनने के लिए लोक प्रशासन नहीं पढ़ना पड़ता। कंपलसरी कहां है? ये तो ठीक है आपका सिलेबस है, यूपीएससी में आज भी कंपलसरी नहीं है। और ट्रेनिंग में, हाँ मसूरी के ट्रेनिंग में वो लोग जरूर पढ़ते हैं लोक प्रशासन, लेकिन उतने डेप्थ में नहीं पढ़ते जितना पढ़ना चाहिए। एक समय था जब यूपीएससी इसको कंपलसरी बना रही थी कि लोक प्रशासन कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। जरूरत भी है, जरूरत भी है इसकी, आ रहा है समझ में? क्योंकि आपको जिस फील्ड में सेवा देनी है उस फील्ड का नॉलेज तो होना चाहिए। इसी डिमांड पर अलग विषय बनाने की मांग की वुड्रो विल्सन ने, कहा इसको एक सेपरेट सब्जेक्ट बनाया जाए। वी नीड अ सेपरेट साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन का अलग और अलग थलग विज्ञान चाहिए, राजनीतिक विज्ञान से अलग करो इसको, क्योंकि उसके छत्र छाया में इसका विकास नहीं हो पा रहा है, उसकी छत्र छाया में इसका विकास नहीं हो पा रहा है। इसे अलग करने की जरूरत है, अलग थलग करने की जरूरत है और नए सिद्धांतों के साथ इस विषय को जन्म देने की आवश्यकता है। इसीलिए उन्हें लोक प्रशासन का पिता कहा गया। यहां तक क्लियर है? डिमांड क्या करते हैं? अलग विज्ञान, अलग विषय, और किसी चीज का विज्ञान उस चीज के बारे में सटीक जानकारी देता है। आ रहा समझ में? जैसे थोड़ी देर के लिए इस टीवी का विज्ञान होगा, किसी सिद्धांत पर कार्यरत होगा। यदि उस टीवी के बारे में समझना और ऐसे ही दोबारा बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसी सिद्धांत को एज इट इज उठा के कहीं अप्लाई कर दो, रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा। तो बार बार रिजल्ट सेम लाने के लिए हमें एक अलग विषय चाहिए और इस विषय का सिलेबस, इस विषय का कंटेंट डेवलप करेंगे सो दैट हम नए लोगों को प्रशिक्षण दे पाए। क्या करना है? हमें प्रशिक्षण देना। तभी तो अपॉइंट करोगे ना पीछे से। आप कंडीशन लिखोगे, जिनका विषय लोक प्रशासन रहा है वही आए प्रशासन में, वही भर्ती के लिए अप्लाई करें, तभी तो होगा। आ रहा समझ में? क्लियर है? तो लोक प्रशासन एक विषय के रूप में 1887 में जन्म लेता है और इस जन्म के साथ ही लोक प्रशासन एक विषय के रूप में अमेरिका में स्थापित हो जाता है। अब आप देखिए 1887 में जब एक विषय के रूप में जन्म ले रहा है, तब तो भारत में
मुश्किल से कांग्रेस का गठन ही हुआ था, याद होगा 1885 1885, ठीक है। तो 1885 में कांग्रेस का गठन ही हो रहा है। तो क्या उस वक्त हमारे देश में प्रशासन नहीं है? बोलिए। था, प्रशासन था, लेकिन विषय के रूप में नहीं बल्कि प्रयोग के रूप में, फील्ड में प्रशासन ऑलरेडी था। लेकिन उनको भी नहीं पता था कि हम किसी एक विषय को पढ़ के आए, बल्कि बिना किसी विषय को पढ़े हुए उनका काम चल रहा था, और जिसको जो काम पकड़ाया वो सीख गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1987 में, ठीक 100 इयर्स बाद, हमने यूपीएससी में इसे एक ऑप्शनल के तौर पर अपनाया। यूपीएससी में ऑप्शनल के तौर पर 87 में पहली बार लाया गया लोक प्रशासन को, ठीक है। और आज भी केवल चयनित विश्वविद्यालयों में, जैसे जयपुर हो गया, लखनऊ हो गया, और एक और है नागपुर, ये 3 जगह पर सेपरेट डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट समझते हैं, है ना? पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, गणित, विज्ञान, हर किसी का डिपार्टमेंट होता है। तो लोक प्रशासन के नाम का सेपरेट डिपार्टमेंट इन्हीं 3 विश्वविद्यालयों में है। बाकी जगह राजनीतिक विज्ञान के साथ है आज भी भारत में। जैसे गुरु घासीदास कहाँ है? बिलासपुर में, है ना? तो बिलासपुर में आप देखोगे ये कैसे काम करता है। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है, इसके अंदर में आपके पास चॉइस है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखना है या नहीं रखना है, स्टूडेंट के ऊपर चॉइस है। तो ये अभी भी क्या हुआ, अभी भी आप देखो वही पुराना ढर रहा है, जिसमें हमने क्या माना है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही आपको सेवा देनी, जबकि वुड्रो विल्सन बोल के चले गए हैं कि इस विषय को अलग कीजिए, क्योंकि इस विषय के साथ प्रशासन को हम पेशेवर नहीं बना सकते। पेशेवर समझते हैं क्या है? निपुण होना, है ना? अपने काम में दक्षता हासिल होना, कम समय में ज्यादा काम निपटाना, और अपने विषय का नॉलेज होना, अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना, उस चीज को क्या कहा गया? पेशेवर कहा गया, ठीक है। तो हमें पेशेवर लोग चाहिए। तो आज भी देखोगे, और एक और है छत्तीसगढ़ कॉलेज में, आप देखेंगे यहां पर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। और पता है आपको, रविशंकर में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। समझ में आ रहा है? बहुत सारे विश्वविद्यालय में नहीं है, चयनित विश्वविद्यालयों में है। इसका मतलब लिमिटेशन है। तो भारत में अभी भी हम बहुत सीरियस नहीं लेते इस विषय को, जबकि ये विषय, अच्छा मजे की बात, ये विषय आपको किस लेवल पर अवेलेबल है? केवल और केवल मास्टर लेवल पर अवेलेबल है, ग्रेजुएशन में नहीं है ये। जैसे एमबीए, एमबीए के पहले ग्रेजुएशन में कुछ है? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर डिग्री है या नहीं? बीबीए है ना? बीबीए तो है, नहीं सुने नाम? नहीं सुने नाम? बीबीए भी होता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे एमबीए है, हाँ, बीएचए नहीं, बीबीए। तो बीबीए ऑलरेडी ये कोर्स अवेलेबल है, तो एमबीए के पहले बीबीए कर सकते हैं। मैंने बीबीए किया हुआ है, हालांकि ठीक है, एमबीए करने के लिए जरूरी नहीं कि आप बीबीए करें, बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीधे एमए लेवल पर है। जबकि समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान आप बीए भी पढ़ते हो और एमए भी पढ़ सकते हो और पीएचडी भी कर सकते हो, है ऐसा? लेकिन यहां सिर्फ एमए में है। ये भी इस विषय की विडंबना है, इस विषय की कमजोरी है कि इसको बीए में लॉन्च नहीं कर पाए। जबकि अमेरिका में 1914 के आसपास वहां की यूनिवर्सिटी में, वहां के कॉलेजेस में, वहां के स्कूल्स में इस विषय को अपना लिया गया था 1914 में। आप सोचो वो आगे क्यों है और हम पीछे क्यों हैं? आज भी हम 2025 में बैठे हैं, जबकि हमारे यहाँ पर फुल फ्लेजेस कहीं पर कोई यूनिवर्सिटी ही नहीं है, 3 को छोड़ दिया जाए तो, जहां लोक प्रशासन अलग से एक विषय के रूप में स्थापित हो, है ही नहीं। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है समस्या कहां पर है? तो इस नाते आप देखोगे, जैसे अब छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, योगिता मैम यहीं पर 1 साल तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर रही हैं। का नेट क्वालिफाइड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इग्नू से एमए किया है,
इग्नू बहुत वैलिड यूनिवर्सिटी है, आप चाहें तो उससे एमए कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब लोकल करने से अच्छा है, इग्नू फार बेटर है। तो मैम 1 साल तक वहाँ एडहॉक में पढ़ाई भी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट। तो इसीलिए पता है कि वहाँ पर ये चलता है डिपार्टमेंट। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक डिपार्टमेंट के तौर पर, मतलब पॉलिटिकल साइंस के अधीन है वो। उनकी जो हेड थी, एचओडी थी, वो पॉलिटिकल साइंस वाली थी। आ रहा है समझ में? एक अलग से डिपार्टमेंट स्थापित नहीं हुआ, ये हमारे देश की कमजोरी है। इसीलिए हमारे देश में एक सेपरेट विषय के तौर पर इसको नहीं पढ़ा जाता, जबकि ये कंपलसरी होना चाहिए। जिनको प्रशासन में आना है इसको पढ़ के आओ, भले डिप्लोमा करो लेकिन पढ़ के आओ, 6 महीने का डिप्लोमा ही सही, लेकिन पढ़ के आओ। और आज भी कंपलसरी नहीं है आईएएस बनने के लिए, जबकि होना चाहिए। आप देखोगे विषय जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, अरे सब्जेक्ट तो बहुत काम का है, ठीक है। तो 1887 में आप देख पाते हैं कि इस विषय का जन्म होता है, और इस विषय के जन्म के साथ ही वुड्रो विल्सन को हमने क्या कहा, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन का पिता कहा, क्योंकि उन्होंने आधिकारिक तौर पर इसको जन्म दिया। अब जब हमने पिता बोल दिया है तो अब यहां से विषय आगे बढ़ता है और एक विषय के रूप में पहचान पाना शुरू करता है। तो इस विषय में 1887 से लेकर आप देखेंगे 2025 तक क्या हुआ है, नई नई चीजें जुड़ती जा रही हैं, नई नई चीजों को जोड़ा गया, नए नए कॉन्सेप्ट्स को जोड़ा गया, और ये कॉन्सेप्ट आज तक जुड़ते चले जा रहे हैं। और जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, आप लोग बताएं। प्रशासन में अपडेशन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये बताओ। आना चाहिए। और उसको पढ़ा जाना चाहिए या नहीं पढ़ा जाना चाहिए? नहीं पढ़ोगे तो सीखोगे कहां से? खाली प्रशिक्षण केंद्र में जाने से थोड़ी ना होगा। और जो लोग थ्योरी पढ़ के जाए रहते हैं वो लोग प्रैक्टिकली भी उसको सीख पाते हैं जल्दी से। जैसे आप अपने कॉलेज में कंप्यूटर नहीं पढ़े होते और किसी को कंप्यूटर में करियर बनाना है तो उसके लिए कितनी दिक्कत आती। आपने थोड़ा बहुत स्कूल कॉलेज में पढ़ रखा है ना, ये रैम होता है, ये रोम होता है, सीपीयू होता है, व्हाटएवर, इतना तो पढ़े ही हैं सब लोग, तो आपको हेल्प करता है ना। तो ठीक वैसे ही इसके सिलेबस के गहराई में जाना चाहिए। सरकार नहीं ले जा रही है आपको, अलग बात है, इसके सिलेबस की गहराई में जाना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप इसको जानोगे उतना ही आप बेहतर ढंग से काम कर पाओगे। क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि लोक प्रशासन में नया काम क्या हो रहा है, आप सीखोगे कैसे? अब यहां पर जाकर मैं यदि कुछ चीजें जोड़ दूं, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि यहां पर ई गवर्नेंस, ये अभी आया होगा ना कि पहले से है? अभी आया है ना। फिर इसके बाद मैं एक और चीज जोड़ दूं, एआई गवर्नेंस, ये बिल्कुल नया है, ये तो अभी पढ़ाया भी नहीं जा रहा है। तो आप बोलेंगे सर हमें क्या काम एआई गवर्नेंस का? आप कलेक्टर बनते हो तो आपको काम नहीं पड़ेगा? अभी जो कुंभ मेले का जो इंचार्ज रहा होगा तो क्या वो ड्रोन नहीं चलवाया होगा, सॉफ्टवेयर नहीं चलवाया होगा? सब कुछ किया है उसने, प्लानिंग तक की, और मजे की बात उसने दूसरे देश से भीड़ के प्रबंधन का मॉडल भी मंगवाया होगा। जब आज से 5 साल 7 साल पहले डिसाइड हो गया था कि महाकुंभ लगना है ना, तभी से वो लोग अलर्ट मोड पर रहे होंगे कि भाई साहब लेकर आओ। जहां पर ऑलरेडी भीड़ को संभाला गया है, वो लोग कैसे संभालते हैं उनसे सीख कर आओ। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने किस चीज का इस्तेमाल किया? तुलनात्मक लोक प्रशासन किया होगा उसने, तुलनात्मक अध्ययन किया होगा ना। आपका एक टॉपिक है, देखो सिलेबस में लिखा है अभी, तुलनात्मक लोक प्रशासन, क्लियर है? तो उसको तुलना भी करनी होगी, यही है, बाद में पढ़ाऊंगा इसको, जस्ट लाइक डिस्कशन में आ रहा है इसलिए समझाता जा रहा हूं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल ठीक लिखा रीमा आपने, आना चाहिए और पढ़ाया भी जाना चाहिए। सो आप देखोगे तुलनात्मक लोक प्रशासन, तो ये क्या किया हमने इसमें तुलनात्मक लोक प्रशासन में, कि हमको महाकुंभ में भीड़ का प्रबंधन पढ़ना है। भीड़ का प्रबंधन तो किसी को भेजा गया होगा कि भैया जाओ ब्रिटेन अमेरिका, वहां वो लोग कैसे करते हैं, नया सीखना है ना। तो थ्योरी में अब डाल दिया जाएगा। भीड़ का प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगदड़ हुई तो क्यों हुई, हालांकि आप देखोगे इतने बड़े आयोजन में छोटा सा भगदड़ ही हुआ है, उसके बावजूद लगभग सब कुछ सही निपटा है। नहीं तो रोज 50 लोग मरने चाहिए, इतनी भीड़ है वहां पर, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं।
कोई अपनी बीमारी से मर रहा होगा, बात अलग है। इसका मतलब सफल रहा आयोजन। छुटपुट घटनाओं को जो अब आप रायपुर से प्रयागराज जा रहे हैं, बीच में आपको झपकी आ गई, आप ट्रैक्टर में भिड़ गए, तो वो उधर वालों की गलती नहीं है ना, तो आपकी गलती है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, वहां का जो प्रबंधन है बढ़िया रहा होगा। तो साफ जाहिर है कि ये टॉपिक लेटेस्ट पहले यहां नहीं रहा होगा, यहाँ के लोक प्रशासन में नहीं पढ़ाया गया इसको। अब यहां पढ़ाया गया कि भैया ड्रोन का इस्तेमाल कैसे करना है। तो जो ब्यूरोक्रेट है उसको पढ़ना पड़ेगा या नहीं पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। यहां वाला पेन और डायरी में काम किया है, पेन और डायरी लेकर यहां तक पहुंचते पहुंचते आपके हाथ में क्या आ गया? आपके हाथ में आईपैड आ गया। आया? कुछ दिनों में ये भी हट जाएगा। आप अपनी घड़ी में ऐसे बोलोगे और तुरंत आपको स्क्रीन नजर आ जाएगी। होगा, आने वाले दिनों में सब होगा। आप जैसे ही बोलोगे धमतरी का लोकेशन, तुरंत दिख जाएगा ऐसे स्क्रीन में, ठीक है ना? बिल्कुल वैज्ञानिक टाइप लगोगे आप, तुरंत दिख जाएगा, एडवांस होगा। अभी हम लोग क्या तैयारी कर रहे हैं कि शहर के बीच में छोटे छोटे हेलीकॉप्टर उड़ाना है, एम्बुलेंस कर रहे हैं तैयारी ड्रोन के माध्यम से। वर्टिकल टेक ऑफ करेगा वो सीधे सीधे, अभी उसको रनर नहीं चाहिए, रन अप नहीं चाहिए। ये सब सुविधाएं कहां से ला रहे हो? ये सब अध्ययन कर करके जो लेटेस्ट है वो पढ़ना पड़ेगा ना। और क्या काम है आपका ये बताओ? लोक प्रशासन में जाके क्लास थोड़ी नहीं लेना, वहां पे वहां जाके काम करना है, और काम करने के लिए नई चीजों को सीखना पड़ेगा। तो सभी नई चीजों को नहीं पढ़ना है, आपका सिलेबस जितना बोल रहा है उतना ही पढ़ना है। तो एक टॉपिक आपका क्या है? एक टॉपिक आपका है नवलोक प्रशासन, लिखा है कहीं पर? तो नवलोक प्रशासन एक टॉपिक है, जबकि इसके पहले हमें और भी पढ़ना पड़ेगा। और वो क्या पढ़ना पड़ेगा? परंपरागत लोक प्रशासन। इसको भी पढ़ेंगे तभी तो, पुराना पढ़ोगे तब तो नया समझ में आएगा। और इसके बाद भी आगे है, इसके बाद है नवलोक प्रबंधन। पढ़ाऊंगा मैं ये सब, सिलेबस में नहीं है लेकिन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि विकास के क्रम में लोक प्रशासन में अलग अलग नई नई चीजें आई हैं, उसको अलग अलग नाम दिया हमने, नया विषय नहीं आया, इसी विषय में कुछ विकास हुए हैं। आ रहा समझ में? तो अब आप बोलोगे सर इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? तो हम जाएंगे तो होगा। कैसे होगा? जब तक आपको नॉलेज नहीं है। आप किसके नीचे काम करोगे? आईएएस के नीचे करोगे ना आप। आईएएस आपसे ज्यादा ज्ञानी है, माना गया है, बाकी आप भी ज्यादा ज्ञानी हो सकते हैं, है ना, थ्योरी में माना गया है। वो आपसे ज्यादा ज्ञानी है, पद में बड़ा है, लेकिन आप भी उससे कम नहीं है। उसके ठीक नीचे काम करने वाले व्यक्ति हैं और आपके नीचे बाकी लोग काम करेंगे, होगा ऐसा? ठीक है ना? तो इस रूप में जब देखोगे, आपको भी तो ज्ञान चाहिए। तो लोक प्रशासन में नया क्या हो रहा है या क्या हो सकता है आने वाले दिनों में, कल को क्या हो सकता है, ये नहीं पता होगा तो आप अपने आप को एडवांस कैसे करोगे? कल को कोई कोर्स नया करके जाना है कि सर प्रमोशन जल्दी कैसे मिलेगा, तो मैं आपको क्या सलाह दूंगा? एआई का कोर्स करके जाओ। तो आप बोलेंगे सर एआई सॉफ्टवेयर थोड़ी ना डिजाइन, अरे मेरे भाई सीख के तो जाओ एआई का इस्तेमाल कैसे करते। यदि आपको कंप्यूटर नहीं आता है तो ये परेशानी का कारण है या नहीं आपके लिए? क्योंकि अभी सारा काम मैं आईपैड से बोल रहा हूं, अब तो सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है सारा काम। यदि आपको माउस चलाना नहीं आता अभी भी, तो इसका मतलब है कि आपको प्रशासन में जाने का अधिकार नहीं, आपको सीखना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से आज ही सर हमको तो कुछ नहीं आता, सीखना है। क्योंकि अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो वो एंटरटेन थोड़ी ना करेगा। आपसे ज्यादा टैलेंटेड लोग होंगे, उनको आगे बढ़ा देंगे कि भाई साहब इसको दो प्रोजेक्ट, ये काम संभालेगा। कुंभ में किसको दिया जाएगा जिम्मेदारी? जो सक्षम होगा, जिसको नॉलेज होगा। कंपटीशन होगा कि किसको जिम्मेदारी देनी, क्योंकि जिम्मेदारी लेना भी आसान नहीं है ना। महाकुंभ की जिम्मेदारी मैं लूंगा तो भैया क्यों दें आपको? ये मेरे पास टैलेंट है, मैंने एआई सीखा हुआ, मैं ड्रोन के बारे में जानता हूं, मैं भीड़ प्रबंधन जानता हूं, ये सब मैंने डिप्लोमा कर रखा है, हाँ चलो इसको दो, इसको नॉलेज है थ्योरी का। तो ये विषय बहुत प्यारा है, क्योंकि इसमें आप उन सारी चीजों को पढ़ते हो जो एक देश के प्रशासन को या समाज के प्रशासन को चलाने के लिए आवश्यक है। इज इट क्लियर? ठीक है, नई नई चीजों को पढ़ना, नए नए प्रयोग क्या हो रहे हैं। बाकी दुनिया में तो जबरदस्त प्रयोग हो रहे हैं, भारत में थोड़ा धीमा चल रहे हैं हम लोग। जैसे एक टेंडर निकालना है,
तो टेंडर निकालने के पहले किन प्रक्रियाओं से होके गुजरना चाहिए, इसको आईएएस लोग ही डिसाइड करते हैं, ताकि हमें बेस्ट व्यक्ति मिले। अभी तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी क्लेम कर देता। तो ये सब मैकेनिज्म आपको डेवलप करना पड़ेगा कि अच्छा काम कैसे हो, रोज का अपना शेड्यूल कैसे डिसाइड करना है, तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट, अपने नीचे के कर्मचारियों को कैसे मैनेज करना है, इसके लिए एचआर स्किल्स, मानव संसाधन के कौशल चाहिए आप, संचार की योजना, निर्णय निर्माण बेहतर कैसे करूं उसकी योजना, ये सब आपको सीखना पड़ेगा ना। नहीं तो बिना सीखे आप अपने टैलेंट को बढ़ाओगे नहीं तो आपको काम कैसे मिलेगा। जैसे आपको बारिश का पानी इकट्ठा करना है, तो बारिश के पानी को यदि मैं ग्लास में लूं तो पानी कम है या पानी ज्यादा है, इस ग्लास में पानी कम है या ज्यादा, इसको कौन डिसाइड करेगा, ग्लास डिसाइड करेगा या बारिश? ग्लास डिसाइड करेगा। इसका साइज अभी इतना है ना, इतना ही पानी आएगा, बाकी पानी तो नीचे गिरेगा। तो यदि मुझे पानी ज्यादा चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, बर्तन का आकार बढ़ाना है। क्लियर है? यदि आपको काम ज्यादा करना है तो अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा। आपको जिम्मेदारी कब मिलेगी, जब जिम्मेदारी लेने लायक हो गए आप। जब तक आप अपनी क्षमता का विकास नहीं करेंगे आपको जिम्मेदारी क्यों दी जाएगी, आप तो इतना ही हो, तो इतना ही पानी आएगा ना, पानी तो गिर रहा है ऊपर से, सबके लिए बराबर गिर रहा है, बड़ा बर्तन लगाओ तो ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब सब कुछ अवेलेबल है आपके आसपास। ये आपके लिए भी बोल रहा हूं पर्सनली, सिर्फ लोक प्रशासन के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपके लिए भी ये जायज है जो इस्तेमाल कर रहा हूं मैं सेंटेंस, कि अपनी क्षमता को बढ़ाओ, जितना बढ़ाओगे अपने बर्तन का साइज बढ़ाओ, जितना बढ़ाओगे उतना ज्ञान आपको प्राप्त होगा, जितना ज्ञान प्राप्त होगा उतना समृद्ध कहलाओगे। लोग बोलेंगे अरे इसके पास बढ़िया आइडिया। इसलिए सिर्फ डिग्री के भरोसे नहीं रहना, कल को प्रशासन में जाते हो तो अपने आप को अपडेट करो, अखबार पढ़ो, नई नई चीजों को पढ़ो, सीखो। सिर्फ कलेक्टर बनने से काम नहीं चलेगा, उसको निभाना भी है, उस पद में सब लोग नहीं निभा पाते हैं। नौकरी पाना उद्देश्य नहीं है, उसको सस्टेन करना, उसको बेहतर ढंग से चलाना भी उद्देश्य होगा आपका आने वाले दिनों में। तो एनीवेज, तो लोक प्रशासन का विकास जब 1887 से आप यहां तक आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब जब इसका विकास हो रहा था तो इसमें कुछ और चीजें आई होंगी, जैसे पहले से कुछ थ्योरी, पहले से कुछ सिद्धांत रहे होंगे जिनको देखकर हमने सीखा होगा। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था कि प्रबंधन और राजनीतिक विज्ञान जैसे विषयों से हमने कुछ चीजों को उधार लिया होगा, क्योंकि पहले से थी वहां पर। तो उन चीजों को जब उधार लिया तो उन चीजों को यहां शामिल करते गए। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, प्रबंधन का उदाहरण लेते हैं, कि कहीं पर कोई मशीन लगी है, फैक्ट्री है ना, तो फैक्ट्री वाला क्या सोचता है, उसका उद्देश्य क्या होता है फैक्ट्री वाले का, बताइए, उसके दिमाग में क्या होता है, कैसे होगा, क्वालिटी से पहले क्या चाहिए उसको, मतलब उसका उत्पादन ज्यादा बढ़ना चाहिए। हाँ, मैं उत्पादन पे आ रहा हूं। उत्पादन बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड तो है पीछे से, जब डिमांड ज्यादा है तो आपको उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा ना। और उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, या तो मशीन, जो वर्तमान मशीन है उसी की क्षमता बढ़ाओगे, या फिर नई मशीन लगाओगे आप, ऐसे ही होगा। क्लियर है? उत्पादन बढ़ाने के लिए एक उदाहरण देता हूं कि प्रबंधन में कैसे इस्तेमाल होता है। मैंने निजी कंपनी में काम किया है, कोलगेट पामोलिव मेरी कंपनी रही है। उस कंपनी में, मतलब हमारी कंपनी में एक कंपटीशन होता था हर साल, कि जो भी खपत बढ़ाने का आइडिया देगा उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 करोड़ का पुरस्कार मिलता था। ठीक है, जो सबसे टॉप का आइडिया होता था उसको 2 करोड़ मिलते थे। तो भारत की फैक्ट्री में एक छोटा सा कर्मचारी वो आइडिया देता है कि बोला भाई टूथपेस्ट, उसकी खपत कैसे बढ़ेगी, दिन में कितनी बार करना होता है टूथपेस्ट निकलेगा, तो दिन में आप कितनी बार टूथपेस्ट करते हो, 2 बार। डॉक्टर 2 ही बार बोलता है ना, कई सामान से आप सुनते हो 2 ही बार, उसके ऊपर का है नहीं। तो उस व्यक्ति ने आइडिया दिया कि जहां से टूथपेस्ट निकलने का जो उसका मुंह बना हुआ है उसको चौड़ा कर दो, एक बार में आपका टूथपेस्ट ज्यादा निकलेगा। तो आइडिया बढ़िया था।
कि जो उसका डाया है, भाई आप टूथपेस्ट निकलने का साइज ये भी रख सकते हो, कर सकते हो ना, किसी ने मना थोड़ी ना किया है। नहीं करते बात अलग है, सब लोग एक अंदाज से लगाते हैं कि इतना इतना होना चाहिए। जैसे आप कोई घाव में लगाने वाली ट्यूब लेकर आते हो, उसका साइज किसने डिसाइड किया? किसी ने नहीं डिसाइड किया, चला आ रहा है, जिसको जैसे बनाना है वैसे बना बना के, कोई 50 ग्राम की ट्यूब, कोई 100 ग्राम की, कोई 75, कोई स्टैंडर्ड थोड़ी ना है कि कैसे रहेगा, है ना। वो तो जरूरत के हिसाब से। अब जैसे बॉडी लोशन है, तो उसका डब्बा छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा? बॉडी लोशन है वो, अब आईज में डालने का ड्रॉप, उसका इतना सा ही ड्रॉप आता है, क्योंकि आंख आपकी छोटी सी है, 4 ड्रॉप में काम चल जाता है। तो ठीक ऐसे ही टूथपेस्ट में उन्होंने प्रयोग किया और उसके डाया को बढ़ा दिया, जहां से टूथपेस्ट निकलता है, उस आदमी को बढ़िया मिला 2 करोड़ का अवार्ड, राइट। अब यहां से देखो, इस चीज को लोक प्रशासन में हमें लेकर आना है कि लोक प्रशासन में हम उत्पादकता कैसे बढ़ाएं, दक्षता कैसे बढ़ाएं। आ रहा है समझ में? तो हमने क्या किया, निजी फैक्ट्री में जो काम चल रहा है वहां से सीखने की कोशिश की। तो लोक प्रशासन के विषय में आप देखोगे, कल समझाऊंगा उसको मैं, कि निजी प्रशासन से, निजी किसको बोल रहा हूं मैं? टाटा अंबानी, कि उन फैक्ट्रियों में जो काम हो रहा है उस काम से हमने सीखा कि सरकारी ऑफिस में दक्षता को कैसे बढ़ाना है। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे बैंक में आप ऐसे घुसे, ये बैंक का पूरा प्रीमाइसेस है, ऐसे यहां से बाहर आना है, ठीक है। तो सबसे पहला काउंटर आपका कौन सा होता है? मे आई हेल्प यू वाला, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, ये वाला काउंटर होगा ना। अब इस काउंटर को यहां रखने का कोई तुक है? हमेशा वो सामने होना चाहिए। कैश वाला काउंटर कभी भी आपको यहां नहीं मिलेगा, वो हमेशा यहां कहीं मिलेगा, कैश वाला काउंटर अंदर में। यहां रहेगा तो लूट के भाग जाओगे आप, तो सेफ्टी भी देखना है। यहां पर क्या होगा, नया अकाउंट खुलवाने वाला काउंटर होगा। मतलब जो काम प्राइमरी होंगे और जो काम अंदर जाने वाले होंगे उसको यहां पर रखा जाएगा, क्योंकि आप ऐसे ऐसे घूमते हुए ऐसे निकल कर आते हो। तो इसका मतलब यह हुआ, इस ऑफिस के डिजाइन में भी दक्षता का ध्यान रखा गया है। आ रहा है समझ में? नगर निगम में घुसते ही आपको यह देखना पड़ेगा, पहले कौन सा टेबल होना चाहिए, पहले कौन सा अधिकारी बैठे। मतलब ये भी चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है आज की डेट में। ये कहां से ला रहा हूं मैं? निजी क्षेत्र से। ये निजी क्षेत्र में बढ़िया से इस्तेमाल होता है, वो लोग हर चीज का ध्यान रखते हैं। लोक प्रशासन में हमने नहीं किया, लेकिन लोक प्रशासन में आप देखोगे कि जब इस विषय को विकसित किया गया तो इसमें इसी तरह के सिद्धांतों को जोड़ा गया। मतलब निजी क्षेत्रों से उठा उठा के लाया गया इसमें सिद्धांतों को, कि कैसे हम इसकी थ्योरी बनाएं। उनको लिखा गया कि लोक प्रशासन में भी हमें कैसे इंप्रूवमेंट करना है। कुछ समझ पा रहे हैं? इस तरह से इस विषय का विकास होता है। तो कल मैं इसके विकास के क्रम को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ के भी आएंगे, आप सभी के पास नोट्स होंगे, तो इसकी पृष्ठभूमि पढ़ के आइएगा। और कल मैं फिर टॉपिक वाइज इसका पहले बैकग्राउंड समझेंगे, इसका डेवलपमेंट हम समझेंगे। क्लियर है? विकास के चरण समझेंगे और फिर मैं निजी पर भी आऊंगा और लोक प्रशासन पर भी आऊंगा। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ चीजें मैं लिखवाऊंगा, कुछ चीजें ऑलरेडी आपके पास लिखी हुई हैं, लेकिन आप पढ़ के आएंगे एक बार, 2-3 पेज पढ़िएगा कम से कम, शुरू के जो पेजेस हैं, ठीक है ना। फिर लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है, उसकी विशेषता क्या है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। लोक प्रशासन निजी प्रशासन में अंतर क्या है, ये सब देखेंगे। और क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पर दिखेगा PYQ में, पहले भी मैं दिखा चुका हूँ पुराने बैचेज में। और इसके आप मेंस में जाओगे तो आपको ये दिख जाएगा एक साथ, ये ढेर सारे, मतलब 2012 से लेकर अब तक के पूरे क्वेश्चंस एक साथ हैं इस PDF में, ठीक है। तो आप इस PDF को डाउनलोड करें और अपने पास रख लें। 12 से 23 तक के सारे प्रश्न हैं, 24 का तो मेंस होने वाला है, ठीक है ना। तो आप देख पाएंगे कि पेपर वाइज आपको दिखेगा। और लोक प्रशासन की गणित है पर 4, ये है ना, यहां से आपको दिख रहा है। देखो, किन कारणों से लोक प्रशासन को सतत रूप से निजी प्रशासन में अपनाए जा रहे प्रबंधकीय तकनीकों का प्रयोग करना पड़ रहा है।
अब यही मैं आपको कहाँ समझा रहा हूँ, 1887 में, कि निजी वाला क्यों अपनाना पड़ रहा है, जबकि अभी भी हम निजी वाला ही अपना रहे हैं। मतलब निजी क्षेत्र में जो प्रैक्टिस चल रही है उसको हम लोग सरकारी क्षेत्र में लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग, उनका उद्देश्य क्या होता है निजी क्षेत्र वालों का, अपने लाभ को अधिकतम करना, बढ़ाना, ये उद्देश्य रहता है। अब लोक प्रशासन में लाभ तो हम कमाते नहीं हैं, हम क्या करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा सेवा देते हैं। तो सेवा कैसी होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण, क्वालिटी सेवा देंगे तब तो जनता खुश रहेगी ना। तो वो देने का प्रयास करें, तो हम कहां से लेकर आएंगे, प्रबंधकीय तकनीक। जैसे अभी कुंभ मेले का जो प्रबंधन हुआ वो किससे हुआ, प्रबंधकीय तकनीक से हुआ। डिजिटल बोर्ड लगे हैं बड़े बड़े, वहां से सीसीटीवी, ड्रोन, ये सब उड़ाए जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर की मदद से सबकी एंट्री हुई, कौन कहां रहेगा, क्या करेगा, सब कुछ एक बढ़िया प्रबंधन है। आप देखते हैं जैसे हज यात्रा सुने होंगे, अरब देशों में जाते हैं मुसलमान, है ना, तो वहां पर इनसे ज्यादा संख्या में लोग आते हैं। ठीक है, ठीक है, वहां कोई डुबकी नहीं लगाता, लेकिन वहां पर भी धार्मिक कार्य के लिए जाते हैं। तो पहले से वो प्रबंधन तो हो ही रहा है ना, तो स्वाभाविक है इन लोगों ने वहां से भी कुछ गुण उठाए होंगे, या किसी और दुनिया में कहीं और भीड़ लगती होगी वहां से उठाए होंगे, इसीलिए इतना सफल पूर्वक हुआ। तो आपको सीखना है। अब हो सकता है हज वाले यहाँ से और कुछ नया सीखेंगे, अरे कुंभ मेले में बढ़िया रहा, यहाँ से कुछ नया सीखते हैं, तो हो सकता है वो लोग यहाँ से नया सीखें। तो सीखना सिखाने का कार्यक्रम चलता रहेगा। इसी चीज को पूछा है, क्लियर है। इसके बाद आप देखो, ई शासन आ गया। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के उद्भव ने भारत में ई शासन के वृद्धि के लिए आवश्यक गति प्रदान की है। 125 शब्द में लिखना है, लोक प्रशासन का प्रश्न है, और ये किसका है, पॉलिटी का प्रश्न है। मैंने बताया था ना, पॉलिटी और ये दोनों मिक्स होकर आएगा, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में विधायिका एवं कार्यपालिका के पारस्परिक संबंधों की विवेचना कीजिए। संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा को महत्व समझाइए। ये पॉलिटी का है, ये पब्लिक एड का क्वेश्चन है। ये पॉलिटी है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे का विवेचन, लास्ट में लिखा है आप लोगों ने, एज इट इज क्वेश्चन आया है, ठीक है। भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की क्या सीमाएं, एक टॉपिक लिखा ना, लोक प्रशासन पर नियंत्रण, सीधे प्रश्न है। सुशासन की अवधारणा, आपका टॉपिक ही है सुशासन, गुड गवर्नेंस की अवधारणा स्पष्ट करते हुए चुनौतियों की परिगणना कीजिए। नीति निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। छत्तीसगढ़ विधानसभा स्पीकर, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, ये पॉलिटी का है। प्रधानमंत्री की भूमिका, पॉलिटी। संगठन से संबंधित 7S मॉडल की विवेचना कीजिए, ये आपके लोक प्रशासन का प्रश्न है। ऊपर वाला राज्यपाल, राज्यपाल वाला पॉलिटी, राजव्यवस्था का प्रश्न है, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको देखेंगे, कुछ क्लियर हो रहा है, ठीक है। ढूंढ पाएंगे इसको, ये पेज नंबर 91 में आपको दिख रहा है, 91 92 में, है ना। बाकी मैं कराऊंगा, आप बेफिक्र रहिए, कराता चलूंगा, आपको तो समझ में आएगा। पोस्ट कॉर्प, ये पब्लिक एड है। संघात्मक शासन के लक्षण, ये भी पब्लिक एड के सिलेबस में है। विकास प्रशासन, ये भी आपके सिलेबस में है। अभिप्रेरणा, ये भी सिलेबस में है ना। संसदीय प्रशासन के लक्षण, ये भी आपके सिलेबस में है। सुशासन दोबारा पूछा। संवैधानिक संशोधन, ये पॉलिटी का है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो कल मिलते हैं, और मेरे साथ साथ पेपर देखते हुए चलना है। आप सभी को पता है, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो नए बच्चे हैं हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका या तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, फ्री में अवेलेबल है ये, क्लियर है। यहाँ से हमसे उम्मीद मत कीजिएगा कि प्रिंट आउट दें, ये सबके लिए फ्री में अवेलेबल है, सबके पास होना चाहिए। मैथ्स की क्लास कब से होगी तुलसी, इसके लिए आपको ना फ्रंट डेस्क में फ़ोन लगाना पड़ेगा। मैं मतलब शेड्यूल मैं नहीं देखता, तो फ्रंट डेस्क से आप पूछेंगे तो पता लग जाएगा, ठीक है ना। मैथ्स वाला, हाँ ठीक है। तो आप लोग को पता है, अच्छी बात है ना। मेरी क्लास होली के पहले तक है, होली का आपको पता ही है, पहले से छुट्टी डिक्लेयर है ना। लगभग 6-7 दिन बंद होगा, है ना, हाँ 8 से 16। तो इस बीच जो जिस जहाँ से हैं वहाँ अपने घर जा सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब पूरे एक हफ्ते तक होली ही खेलना है। एक दिन खेलो और बाकी दिन पढ़ाई करो घर में आराम से बैठ के, इसका यही मतलब होता है। क्योंकि होली में 3-4 दिन वैसे भी सब ट्रैफिक डिस्टर्ब रहता है, इसलिए तब भी छुट्टी करते हैं। 2 ही छुट्टियां होती हैं पाथ में, एक होली और दिवाली की। बाकी 26 जनवरी और ये सब आजकल करना पड़ता है, अदरवाइज ये 2 लंबी छुट्टियां होती, बाकी कभी भी छुट्टियां नहीं होती। ईद बकरीद, है ना, बड़ा दिन 25 दिसंबर और रक्षाबंधन, ये सब में कोई छुट्टियां नहीं होती।
तो इसलिए बाकी दिन पढ़ाई करना है, और होली और दिवाली ये 2 लंबी छुट्टियां हैं। एनीवेज, तो कल मिलते हैं, ठीक है? कोई तुरंत का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नहीं, लाइन से नहीं बचे, इन्होंने बहुत कहीं से भी उठा लिया है। हाँ, मैं आपको बता दूंगा पढ़ना कैसे है, मतलब मेरे अनुसार चलेंगे और वो एक एक टॉपिक कवर होता जाएगा। नहीं, वो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं जो उसमें नहीं दिया है। कल पूरा बैकग्राउंड पढ़ेंगे, लोक प्रशासन के विकास की रूपरेखा। नहीं, इसमें कंटेंट नहीं है बच्चे, ये तो क्वेश्चन पेपर है ना? और पहले जो था वो सिलेबस था, ये क्वेश्चन पेपर है जो अब तक आए हुए हैं, ठीक है ना? मतलब पुराने ईयर्स के क्वेश्चन। और इसके अलावा आप लोग को नोट्स मिला होगा, उसमें से पढ़ के आना। अच्छा, नहीं मिला तो मिल जाएगा वो, ठीक है? नए बच्चों को मिल जाएगा, बेफिक्र रहिए, सबको मिलता है। हाँ, लोक प्रशासन विषय का जन्म अमेरिका, सेंटेंस सही करना है ना? क्यों, लोक प्रशासन का जन्म तो किसी को नहीं पता है, मैंने तो जंगल में बताया, जंगल में हुआ उसका जन्म, है ना? लेकिन विषय के रूप में अमेरिका को क्रेडिट जाता है, उसी के नाम पर रिकॉर्ड है, जबकि वो पहले से चल रहा है। आप सोचो ना, हम कब बात कर रहे हैं, 1887, जबकि लोक प्रशासन पहले से है विषय के रूप में, वहां के विश्वविद्यालयों में अपनाया गया। जबकि इस विषय का जन्म 1887 में ऑफिशियली वुड्रो विल्सन के उस लेक्चर से हुआ, जब उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन के एक नए विषय की आवश्यकता है, उसका एक अलग विज्ञान बनाने की आवश्यकता है, राजनीतिक विज्ञान से अलग विज्ञान बनाने की आवश्यकता है, तब उस विषय का जन्म माना गया। ठीक है, यहां तक चलिए, थैंक यू।